अगला जो हमारा हथियार है वो है ग्राफ। ग्राफ तो भाई चाहिए ही चाहिए आपको। तो फिजिक्स में हर एक्सप्रेशन का ग्राफ बना के देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपने देखा होगा कोई भी एग्जाम उठा लो, चाहे नीट का उठाओ, चाहे जेईई मेंस का उठाओ, चाहे अपने स्कूल के एग्जाम उठा लो, एडवांस का उठा लो, ग्राफ जरूर होता है। 2-3 क्वेश्चन तो होते हैं जिनमें ग्राफ होता ही है, तब ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन तो होगा ही होगा। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि ग्राफ को तो सबसे बड़ा वाला हथियार बना के रखिए। ग्राफिकल एनालिसिस से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मैथ्स में भी बड़े से बड़ा प्रॉब्लम ग्राफिकल एनालिसिस से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है ग्राफ। तो ग्राफ में हमें कुछ छोटे छोटे बेसिक फंक्शन है जिनको हमें देखना है अभी। सबसे पहला जो फंक्शन है आपके पास वो है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या फिर कह लो कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो। मतलब पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पैराबोलिक कर्व। देखिए इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2। जिन इक्वेशंस की डिग्री 2 होती है उन्हें कहते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th क्लास में पढ़ के आए उनके सबके कर्व पैराबोला ही बनते हैं। ओके, तो यानी कि हमारा टॉपिक होने वाला है पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व। तो देखिए जब y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा या फिर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा तो इसका जो ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अच्छा, ये ओरिजिन से पास होगा, ये भी चेक किया जा सकता है। जब x 0 होगा तो y भी क्या हो रहा है, जब x 0 है तो y भी क्या आ रहा है, y भी हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया भाई, पैराबोला बन गया। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, तो डिग्री 2 है, यानी यही वाला कर्व फॉलो हो रहा है। यहां पे भी y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है ना, 4 तो कांस्टेंट है, तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, है ना। तो देखो इसका भी जो ग्राफ बनेगा, इसका भी ग्राफ एक पैराबोला ही बनेगा जो कि ओरिजिन से पास होता होगा। कहां से पास होता है, ओरिजिन से पास हो रहा है। थोड़ा इसको और साफ सुंदर बना लेते हैं। ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक पैराबोला। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, सपोज मेरे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री 2 है ना, तो बनेगा पैराबोला ही। और यही वाला पैराबोला बनेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। और जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ये वाला ग्राफ बनता है, ऊपर की तरफ खुलता है, ऊपर की तरफ खुलता है। देख रहे हो ना, ये भी ऊपर की तरफ खुल रहा है, ये भी ऊपर की तरफ ही खुल रहा है। तो ये भी ऐसा ही बनेगा। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, तो ये बन गया भाई साहब तुम्हारा पैराबोला। 0 से ही पास होगा क्योंकि जब आप x 0 पुट करोगे तो y क्या हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा। अच्छा, मैथ्स में यही मैथ्स में तुम्हें पूछ लेगा भाई कि इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बताओ क्या है। तो डोमेन होता है x एक्सिस की वैल्यू और रेंज होता है y एक्सिस की वैल्यू। तो आप देखो y का मिनिमम वैल्यू कितना है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये ग्राफ स्पेस में ऐसे ही चलता चला जाएगा, ये ग्राफ स्पेस में खुलता चला जाएगा ऐसे आगे की तरफ। तो इसका जो रेंज है, रेंज क्या बना, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये बन गया इसका रेंज। क्यों भाई, रेंज बना ना इसका, ये है कि नहीं है, समझ रहे हो ना बच्चों। ठीक है, और डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन देखो, डोमेन एक्स की सारी वैल्यू ले रहा है, ऑल रियल नंबर ले रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू, इधर की भी सारी है, इधर की भी सारी ले रहा है। तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी सारी वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो मैथ्स में आ गए। ठीक, अच्छा, अब आपके मन में आया होगा कि चलो मैथ्स की बात तो इन्होंने बता दी, फिजिक्स में कहाँ यूज है इसका जो पढ़ाया जा रहा है हमें, ऐसा सोचा होगा ना आपने। तो देखिए बहुत जगह यूज है। आप 9th क्लास में काइनेमेटिक्स का एक सबसे छोटा एक्सप्रेशन पढ़ के आए हो। क्या पढ़ के आए हो भाई, देखो सब पढ़ के आए हैं, हर बच्चा पढ़ के आया हुआ है कि S इज इक्वल्स टू क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बच्चा पढ़ के आया होता है इसे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का अगर ग्राफ बनाया जाए तो टाइम, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है भाई, कितनी है इसकी डिग्री, इसकी डिग्री है 2। देख रहे हो ना, t का स्क्वायर है तो डिग्री कितनी होगी भाई, कितना हुआ मोहित, 2 हुआ इसका डिग्री। तो इसकी डिग्री है 2। ठीक है, इसकी डिग्री है 2। तो देखो ध्यान देना सभी, तो ये भी पैराबोला ही है।
और क्योंकि कोफिशिएंट यानी कि जो एक्सेलरेशन है और ये 1/2 दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ये दोनों के दोनों क्या है भाई, दोनों के दोनों क्या है भाई, पॉजिटिव है। तो बनेगा यही वाला ग्राफ जो ऊपर की तरफ खुलता है, यही वाले ग्राफ बनेंगे। इन्हीं तीनों में से कोई एक ग्राफ बना देना, मतलब ऐसा ही दिखने में होगा। तो देखो सुनो, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। देखो यहां पे आप एक काम करना, ये हो गया तुम्हारा टाइम और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। एस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, टी हो गया टाइम, यू यहां पे है इनिशियल वेलोसिटी और ए है यहां पे एक्सेलरेशन। ये सब बता देता हूं मैं आप लोगों को। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर सोचो थोड़ी देर के लिए मैथ्स के हिसाब से चले, तो मैथ के हिसाब से इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ऐसा ही बनना चाहिए, पैराबोला। लेकिन फिजिक्स में हमें मैथ्स को अप्लाई करना है और थोड़ा तरीके से अप्लाई करना होता है। कुछ सिचुएशन देखनी होती है कि ये पॉसिबल सिचुएशन है या नहीं। तो यहां पे क्या है, देखिए सिर्फ मैथ काम नहीं आएगी, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी काम आएगा कि टाइम जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसीलिए नेगेटिव वाला जो पार्ट है इसे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब ये हटा देंगे, सॉरी इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। नेगेटिव वाला पार्ट क्या कर देंगे भाई, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो कैसा ग्राफ बन गया, ये बन गया ऐसा ग्राफ। तो एस वर्सेस टी का ग्राफ कैसा बना, ऐसा आधा पैराबोला, ठीक है, ओके, आधा पार्ट बनाइएगा सिर्फ, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी सभी को। जो पॉसिबल नहीं है वहां वाला उस पोर्शन का जो कर्व है उसको नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है, ओके। तो ये तो था पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व में ही कुछ और बातें भी डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ। अब अगर आपके पास कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें y प्रोपोर्शनल टू -x² है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ बिल्कुल ऊपर वाले ग्राफ का मिरर इमेज, y प्रोपोर्शनल टू x² का जो ग्राफ था उसका मिरर इमेज बनाइए, मतलब बिल्कुल नीचे से पास करवाइए इसको, ओके। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, तो बिल्कुल नीचे मिरर इमेज बनाना है उसका, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू दे दिया मैंने आपको x - x², तो ये ग्राफ ऐसा ही होगा दिखने में, बल्कि कह लो कि यही ग्राफ होगा। कैसे, आपका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, -1, नेगेटिव वाले के लिए यही ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ भी कैसा बनेगा, ये ग्राफ भी देखो, अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है तो ऐसा ही बनेगा। अच्छा, x अगर 0 है तो y भी 0 हो रहा है, तो ओरिजिन से पास होगा, ठीक। आई बात समझ में, समझ गए सभी, ठीक है। तो ये हो गया x - x² का ग्राफ। अब मैं यहीं पे आपको थोड़ी बहुत शिफ्टिंग भी बता देता हूं। सपोज कि आपको बनाना होता है ऐसा कोई ग्राफ, मान लीजिए कि मुझे ये ग्राफ बनाना है, y इक्वल्स टू x² + 3, y इक्वल्स टू x² + 3 का ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनेगा y इक्वल टू x² + 3, बहुत सिंपल है। देखो ये ग्राफ y प्रोपोर्शनल टू x² का ही है, क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, पॉजिटिव है, +1। तो बनेगा तो ऊपर वाला ही ग्राफ जो ऊपर की तरफ खुलेगा। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। लेकिन जब x 0 है तो y कितना है, 3। जब x 0 है तो y कितना है, 3। तो इसीलिए ये ग्राफ कहां से पास होगा, ये होगा 3 से, मतलब 0,3 से ग्राफ पास होगा, यानी ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ, ठीक है ना। इधर और इधर दोनों सिमेट्रिकल बनाइएगा, पैराबोला बनाइए, लेकिन ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ 3 यूनिट ऊपर बनेगा, यहां से ओरिजिन से 3 यूनिट ऊपर जाएगा। इसे कहते हैं वर्टिकल शिफ्टिंग। कौन सा शिफ्टिंग है ये, वर्टिकल शिफ्टिंग है। यहीं पे अगर मेरा ग्राफ ऐसा होता, y इक्वल्स टू x² - 3, तो 3 यूनिट नीचे जाता, 0,-3 से जाता, यानी कि 3 यूनिट नीचे चला जाता आपका ग्राफ। आई बात समझ में, ठीक, ओके। अच्छा, ये तो था वर्टिकल शिफ्ट कि वर्टिकल में आप पॉजिटिव और नेगेटिव में जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कैसे करते हैं इसे देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का ग्राफ कैसा होगा, देखो जैसे लिखा होगा y इक्वल्स टू x - 3 का होल स्क्वायर, y इक्वल्स टू x - 3 का होल स्क्वायर। तो देखो जरा ध्यान से देखना, जब भी इस तरीके से आ जाए तो इसका मतलब होता है कि 3 यूनिट आगे लेके जाना है, 3 यूनिट आगे लेके जाना है। मतलब अगर आपके पास लिखा है x - 3 का पूरे का होल स्क्वायर, तो इसमें 3 यूनिट आगे लेके जाइए ग्राफ को, यानी कि यहां पे। तो ग्राफ यहां से बनेगा, पैराबोला ग्राफ यहां से बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां से क्यों बना, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, y 0 होता है x एक्सिस पे। y 0 कहां पे होता है भाई, x एक्सिस पे होता है ना, एक बार ओरिजिन पे होता है और एक बार x एक्सिस पे होता है। तो अब यहां पे देखो, तो अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दूं, अगर यहां पे x की वैल्यू कितनी पुट कर दूं भाई, 3,
तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दी जाए, x की वैल्यू कितनी पुट कर दी जाए भाई 3, तो 3 पुट करने पे y क्या हो जाएगा 0। तो जब x 3 होगा तो y कितना हो जाएगा 0 होगा ना। तो इसीलिए ये x एक्सिस को टच करेगा कहाँ पे 3,0 पे, और इसीलिए मैंने कहा कि ग्राफ को 3 यूनिट आगे शिफ्ट कर दो। तो आप हमेशा याद रखिए इन जनरल जब भी यहाँ माइनस हो तो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर यहाँ पे प्लस हुआ तो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन होता y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो अगर x की वैल्यू -3 होती तो y क्या हो जाता, -3 + 3 0 हो जाता। तो आपका ग्राफ लेफ्ट में ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता। अच्छा, आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या ये y एक्सिस को कट करेगा, तो जी हाँ, हम चेक कर सकते हैं कि ये y एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है। तो वो कैसे चेक करते हैं, देखो बहुत सिंपल है। आप y एक्सिस पे जानते हैं कि x का वैल्यू होता है 0, y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होता है भाई 0 होता है, 10th क्लास में हमने पढ़ा है ये चीज। तो x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे अगर आप यहाँ पे, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर, कितना आ गया 9। यानी कि जब y एक्सिस को काटेगा, y एक्सिस को 9 यूनिट्स पे काटेगा, यानी कि 9 यूनिट ऊपर काटेगा, मतलब 0,9 पे ये इसको कट करेगा। आई बात समझ में। और उसी तरीके से ये भी 9 पे ही कट करेगा इसको, ये भी 9 पे ही कट करेगा इसको, ठीक है। तो ये था सिंपल हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। और कुछ ग्राफ ऐसे हो सकते हैं जिनमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों शिफ्ट एक साथ दे दिए जाएं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3। इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी है और वर्टिकल शिफ्ट भी है। मतलब -3 का मतलब 3 यूनिट आगे जाना है, और +3 का मतलब 3 यूनिट ऊपर आना है। तो 3 यूनिट आगे आए और फिर 3 यूनिट ऊपर आ गए, तो आपका पैराबोला यहां पे बनेगा, ठीक है। यहां से आपका पैराबोला बनेगा। आई बात समझ में। और कंडीशन से चेक कर लेना कि ये y एक्सिस को कब कट करेगा, x को कब कट करेगा। मैंने पूरा ग्राफ नहीं बनाया है, लेकिन एक रफ आइडिया दे दिया आपको कि ग्राफ कैसा बनना चाहिए। यहां पे बनना चाहिए ग्राफ, यानी कि 3,3 पे बनना चाहिए, समझे। दोबारा बता देता हूं, -3 का मतलब 3 यूनिट आगे गए और +3 का मतलब 3 यूनिट ऊपर गए, मतलब यहां आ गए 3,3 पे, तो यहां पे बनेगा आपका पैराबोला। ओरिजिन 3,3 पे आ गया इसका, ठीक है। इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो समझ में आ गया, ठीक है। यहां पे आपने इसका ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये तो था पैराबोलिक ग्राफ। अगला जो हमारे पास ग्राफ है वो है एक्सपोनेंशियल कर्व, y इज इक्वल्स टू e की पावर x। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व। y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है बच्चों, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इसका ग्राफ आपको ऐसा बनाना होगा। देखिए, जब y एक्सिस को टच करेगा तो x क्या हो जाएगा 0, तो x का 0 यानी कि e रेज टू द पावर 0, और e रेज टू द पावर क्या होता है 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है। तो हो गया y इक्वल टू e रेज टू द पावर x का ग्राफ, ठीक। तो e रेज टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है हमारे पास, ठीक। इसी की हेल्प से आप अगर चाहेंगे तो y इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x प्लस 3 का ग्राफ बना लेंगे। अगर आपसे बोला जा रहा है y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x प्लस 3 का ग्राफ बनाने को, तो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो, जब x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, देखो जब x 0 होता है तो ये वैल्यू क्या होता है 1, तो यानी ये क्या हो जाएगा 1। जब x 0 होगा तो एट x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e की पावर 0 प्लस 3, यानी 1 प्लस 3 कितना आ गया 4 यूनिट आ गया ना। वैसे भी अगर देखें तो शिफ्टिंग हो रहा है ना, +3 का मतलब 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो। तो अभी 1 से पास हो रहा था, 0,1 से पास हो रहा था, अब कहाँ से पास होगा भाई, अब 0,4 से पास होगा, तो ये 4 यूनिट ऊपर से चला जाएगा, यानी ये 4 यूनिट ऊपर आ गया, 0,4 पे आ गया, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,4, तो 4 यूनिट आगे आ गया ये, ठीक है। बात समझ में आई सभी को, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा शिफ्टिंग। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं y इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x माइनस 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां से 3 यूनिट नीचे लेके आना है, यहां से 3 यूनिट नीचे लेके आना है इसको,
ठीक है, यानी कि क्या बन जाएगा ग्राफ, ये बन जाएगा आपके पास। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आपका ग्राफ कहाँ से पास होगा, इसको 3 यूनिट नीचे ले आओ, यानी कि ये पास होगा यहाँ से। तो अब की बार ये यानी कि ये 0,-2 से पास होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा सभी को। तो इस तरीके से आप शिफ्टिंग करा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया e⁻x का ग्राफ। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, उन्हें भी देखते हैं। चलिए, अगला जो हमारे पास ग्राफ आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन का, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है आपकी फिजिक्स में। तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू +-mx +-c। ये जनरल इक्वेशन है, मतलब इनके कॉम्बिनेशंस में बनेगा। क्या क्या बन सकता है? एक बनेगा y इज इक्वल्स टू mx +c, फिर बनेगा आपके पास y इज इक्वल्स टू माइनस का mx +c, फिर क्या बनेगा आपके पास? फिर बनेगा भाई y इज इक्वल्स टू माइनस का mx माइनस का c, और फिर बनेगा y इज इक्वल्स टू mx माइनस c। ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 तरीके हैं। पहले तो मैं आपको समझा दूं ये क्या कहना चाहता है। ये y और x के बीच का एक लीनियर रिलेशन शो करता है, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी 1। जिन भी इक्वेशंस की डिग्री 1 होती है वो क्या होते हैं? वो होते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखो सुनो, तो अगर पहला पॉसिबिलिटी है y इक्वल टू mx + c, m यहां पे होता है स्लोप। m क्या होता है? स्लोप। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन की मदद से आप स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि टेंजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो m क्या है यहाँ पे? m है यहाँ पे स्लोप। ठीक है, यानी कि tan थीटा। और c होता है यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, मतलब कि y एक्सिस पे कहाँ काटेगा, ओरिजिन से कितना ऊपर या कितना नीचे काटेगा। तो y इक्वल टू mx + c का ग्राफ कैसा होता है? देखिए, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो y इक्वल्स टू mx + c का ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। m क्या है? देखो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है यानी कि tan थीटा है आपका पॉजिटिव, और tan थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यानी एंगल जो है वो 90 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 90 से छोटा एंगल ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो गया आपके पास इसका ग्राफ ऐसा, ये y है, ये x है, देख रहे हैं? तो यहां पे आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो वैल्यू होता है इसे कहते हैं c। इसे क्या कहते हैं भाई? c, यानी इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। c क्या है यहाँ पे? c जो होता है, c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है ना, c क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, अब देखो सुनो, अगला वाला ग्राफ देखते हैं। y इक्वल टू -mx + c, स्लोप नेगेटिव है, यानी कि एंगल 90 से बड़ा है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, लेकिन इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए? इसका ग्राफ होना चाहिए कुछ ऐसा। देखिए, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, और एंगल जो है वो 90 से बड़ा है। अच्छा, एक बात और याद रखना तुम लोग, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करना है, तभी वो पॉजिटिव एंगल होगा, अदरवाइज वो नेगेटिव। क्लॉकवाइज अगर नाप दिया ना तुमने तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं मेजर करना है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव हो जाता है और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे अगर ये y है और ये x है, तो y इक्वल टू -mx + c का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। c पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है। इसके बाद है y इक्वल टू -mx - c, मतलब कि देखो ये x है और ये y है, इसका मतलब है कि सब के सब नेगेटिव हैं। तो ऐसा पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही बार होता है, ऐसे जब इस तरीके से ग्राफ बने, यहाँ पे इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है और यहाँ पे स्लोप भी नेगेटिव आएगा। क्योंकि थीटा 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है भाई। ठीक है, ओके। इसके बाद y इक्वल्स टू mx - c,
तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी कैसे बनेगा भाई? देखो बहुत सिंपल है, ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस और ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी बनेगा कुछ ऐसा, ये तुम्हारा कुछ ऐसा बनना चाहिए कि m तो पॉजिटिव है क्योंकि एंगल 90 से छोटा है, लेकिन c नेगेटिव है, ठीक है। तो ये थी कुछ पॉसिबिलिटीज, इनके अलावा भी कुछ पॉसिबिलिटीज होती है स्ट्रेट लाइन की, मैं आपको बताता हूं। देखिए कई बार ऐसा होगा कि ऐसा इक्वेशन आएगा y इक्वल टू एम एक्स, मतलब इसमें c वाला पार्ट ही नहीं है, c वाला पार्ट है ही नहीं। तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप लिखेंगे ये x एक्सिस, ये सॉरी y एक्सिस और ये x एक्सिस, c नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है, यानी कि y एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है, यानी कि कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि x की वैल्यू 0 पुट कर लो, x की वैल्यू क्या पुट कर लोगे यहाँ पे? 0। तो जब x 0 पुट करोगे तो y भी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। यहाँ पे देखो जब x 0 पुट किया है तुमने तो y भी क्या हो गया? 0, यानी कि इंटरसेप्ट नहीं है, तो ये ओरिजिन से पास होगा। कहां से पास होगा? ये ओरिजिन से पास होगा। गुड, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, समझ गए? ठीक है। और इसी तरीके से y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, वाई इज इक्वल्स टू क्या है? माइनस एम एक्स। तो y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स कैसा हो जाएगा? देखो ये x है और ये y है, तो स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट है ही नहीं। स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब है कि एंगल 90 से तो बड़ा ही होने वाला है और 180 से छोटा। तो बॉस कैसा बनेगा ग्राफ? कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। और आप देख रहे हो ना ये एंगल जो है, ये एंगल क्या है तुम्हारा? एंगल 90 से बड़ा है। देखो एंगल 90 से बड़ा है कि नहीं है बताओ? 90 से बड़ा एंगल दिख रहा है ना भाई, सभी को दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स थे जिन्हें आपको ऐसे ही याद रख लेना चाहिए। इनके अलावा भी मैं तुमसे कहूंगा कि एक ग्राफ तुम और याद रख लो। अगर तुम्हें दे दिया y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे? तो बहुत सिंपल है, देखो y इज इक्वल टू एक्स मतलब कि m कितना है? 1, यानी tan थीटा 1 है। थीटा 1 कब होता है? 45 डिग्री पे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे पास हो जाएगा, 45 डिग्री पे पास हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो कितने पे पास होगा भाई? 45 पे। और इसी तरीके से अगर आपको किसी सज्जन ने बोल दिया कि y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो आप बताओगे देखो कुछ ऐसा होता है कि tan थीटा है -1, यानी कि 135 डिग्री, तो ऐसे बना देना ग्राफ। मैंने ज़्यादा सीधा नहीं बनाया ना, मेरे को थोड़ा सीधा बना देते हैं। ये एंगल कितना होगा इस बार? ये एंगल होगा 135 डिग्री का। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। तो ये था स्ट्रेट लाइन का कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये इतना सारा ग्राफ क्यों बताया, फिजिक्स में कहाँ यूज़ करेंगे? तो भाई काइनेमेटिक्स में तुम इसी को यूज़ करते हो। इसकी एक छोटी सी झलकी दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को। चलो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पढ़ के आए हो 9th क्लास में सभी। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v इक्वल टू ए टी प्लस यू, v इक्वल्स टू ए टी प्लस यू लिख सकता हूँ। तो अगर मैंने टाइम और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा? तो मैथ्स की हेल्प लगेगी ना, सीधी सी बात है। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है टाइम के टर्म में? 1। तो यानी कि वेलोसिटी t की पावर 1 के हिसाब से वेरी करता है। वेलोसिटी है प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भाई साहब ये एक लीनियर इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? लीनियर। तो अगर a पॉजिटिव है, a अगर आपका पॉजिटिव है, ठीक, इफ a जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो मैथ के हिसाब से तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, स्लोप भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। लेकिन फिजिक्स कहती है कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। भाई टाइम नेगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि हम ना टाइम के पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। फिलहाल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अपने पास अभी है नहीं। तो इसीलिए ये वाला पार्ट क्या कर रहे हैं हम? ये वाला पार्ट नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ इतना बनेगा। और ये रही इनिशियल वेलोसिटी। इंटरसेप्ट कितना है? देखो इंटरसेप्ट है u, यहाँ पे इंटरसेप्ट है u, तो इसका मतलब ये रही इनिशियल वेलोसिटी u और उसके बाद बढ़ती चली जाएगी वेलोसिटी आपकी, ठीक।
इसी प्रकार से अगर a नेगेटिव होता, अगर a नेगेटिव होता तो यानी कि इफ a इज नेगेटिव, अगर एक्सेलरेशन क्या होता, नेगेटिव होता, तो क्या होता भाई, तब बनता तुम्हारा v इज इक्वल्स टू माइनस का at प्लस का u, तो y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी बन जाता है कि नहीं है। यहां पे बनता y इज इक्वल्स टू माइनस का एम एक्स प्लस का c। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए यहां पे आपके पास है v और यहां पे है t, तो स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यानी ऐसा कुछ ग्राफ बनने वाला है। तो देखो यहां पे ये है u और फाइनल वेलोसिटी घट रही है और स्लोप नेगेटिव है इसका, सीधा सीधा सा यहां से आपको पता चलता है, क्योंकि जो एंगल है ये एंगल 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो स्लोप यानी a क्या है, नेगेटिव है। बात समझ में आ गई होगी सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे यूजेस हैं, मैं आपको बाकी के जो वीडियो लेक्चर होंगे वहाँ बताऊंगा, क्योंकि मैं ग्राफ को कभी छोड़ता नहीं जनरली। ओके, इसके बाद अगला जो हमारे पास इक्वेशन है वो है सर्कल। सर्कल, जी हाँ सर्कल। देखो सर्कल कुछ ऐसा होता है जिसमें ये रेडियस होता है और ये होता है इसका सेंटर, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या होता है तुम्हारे पास, वाई एक्सिस, यही तो होता है सर्कल। तो सर्कल की जो जनरल सर्कल की जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर ही किसकी इक्वेशन है, यही है सर्कल की इक्वेशन। बात समझ में आई। ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर है 0,0 पे, सेंटर कहां पे है भाई, 0,0 पे, और रेडियस है ए यूनिट। कितना यूनिट, ए यूनिट, यानी ये जो आर है ना, आर आपका कितना होने वाला है, ए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सर्कल देखो आपको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये जनरली आपको बेसिक इक्वेशन से आपका काम चल जाएगा फिजिक्स में, ठीक है। मैथ्स में आप सर्कल के बारे में और बहुत कुछ जान सकते हैं, इसका भी ओरिजिन शिफ्ट कराया जा सकता है, लेकिन आपको फिजिक्स में कहीं जरूरत पड़ने वाली है नहीं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगला इक्वेशन हम इलिप्स का देखने वाले हैं। देखो इलिप्स की दो इक्वेशंस होती हैं, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें दो अलग अलग ए और बी दोनों की वैल्यू अलग अलग होने वाली है, ठीक है। और अगर ए और बी दोनों का वैल्यू सेम हो गया तो ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा यहां से। तो एलिप्स की दो फॉर्म है हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल वाला लेटा हुआ और एक खड़ा, ठीक है। तो दोनों की इक्वेशन अलग अलग है, ठीक है, दोनों की इक्वेशन ये आपके सामने है। अब इलिप्स का जो यूज है, देखिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जनरल इक्वेशन है, मतलब ये इक्वेशन है इसकी, ये इक्वेशन याद रखिए कि ऐसा इक्वेशन जब भी दिखे तो एलिप्स होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक, या फिर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये लेटा हुआ एलिप्स है यानी हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल एलिप्स है, ठीक। तो फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जहां पे एलिप्टिकल पाथ ही बनने वाला है, ठीक है। तो इसकी एक छोटी सी झलकी मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपके जेईई मेंस के क्वेश्चन में भी पूछा गया था। देखो आप फिजिक्स में बहुत आगे पढ़ोगे, आगे चल के सेकंड बुक में पढ़ोगे एनसीईआरटी के क्लास 11th में, कि जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है ना, जैसे स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग को छेड़ दो तो ऐसे से चलता चला जाता है, उसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेलोसिटी होता है आपके पास, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो वेलोसिटी जो होता है वो होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां पे ए होता है एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और वाई होता है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। मतलब कि आपके पास कोई स्प्रिंग है ये, तो ये उसका मीन पोजीशन है, और यहां से आप स्प्रिंग को खींच के कहां ले आए हो, यहां ले आए हो, मतलब वाई डिस्टेंस आगे ले आए हो। तो जब इसको छोड़ोगे तो ये इतनी वेलोसिटी से वापस आएगा, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, ये अगर मैं यहां पे वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊं तो वो एक एलिप्स ही बनने वाला है। और कैसे एलिप्स बनेगा, देखो अगर आप यहां पे देखें तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से भाई वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अगर इस ए को नीचे ले लिया जाए तो यहां से वी स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1। भाई देखो, इस ए को अगर नीचे ले आए तो वी स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1। आ गया ना एलिप्स का इक्वेशन। ये इक्वेशन कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको। अगर इस पूरे को भाई ए मान लूं, इस पूरे को बी मान लूं, तो कुछ ऐसा ही नहीं है, एलिप्स ही नहीं है। ठीक है, हाँ मैं फिलहाल ये नहीं डिसाइड कर पाऊंगा कि कौन सी एलिप्स होगी, ये वाली होगी या ये वाली, लेकिन इतना तो तय हो गया कि बनेगा क्या, एलिप्स बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ जो आप पढ़ रहे हैं ये बेफिजूल नहीं है, इसका पूरा पूरा यूज है आपके फिजिक्स में। तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके ग्राफ को पढ़ना है, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जा सके पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है हमारे पास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे पता चलता है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो जब भी कोई भी ऐसा इक्वेशन देखो जिसमें y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 हो, इस टाइप की जो भी इक्वेशंस होंगी वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होंगी। और इनका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये हो गया आपके पास y और ये क्या हो गया x, तो इनका जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये ग्राफ चलता चला जाएगा। ये इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, ये भी इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, ऊपर इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, नीचे भी इन्फिनिटी पे ही जाके टच करेगा। ठीक है, जैसे आप देखोगे चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, और नहीं तो फिजिक्स में जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, सुनो। बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यह है बॉयल्स का लॉ। तो अगर P वर्सेस V का ग्राफ बनाना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू लिख सकते हैं K अपॉन V। तो यहां पे अगर आप देखें ध्यान से, तो अगर ये P है और ये V है तो P और V के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा है, बिल्कुल इसी लॉ को फॉलो कर रहा है। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम को ही फॉलो कर रहा है, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को फॉलो कर रहा है। ये बन गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये क्या बना, ये बना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ रहे हैं। अच्छा, ये वाला पार्ट नहीं बना सकते यहां पे। अगर आपके मन में आ रहा हो कि भैया ये वाला पार्ट क्यों नहीं बनाया इन्होंने, तो ये वाला पार्ट इसलिए नहीं बना सकते बेटा क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव थोड़ी ना होता है। तो इसीलिए जब हम फिजिक्स में मैथ्स को यूज़ करेंगे तो थोड़ी अकल के साथ यूज़ करेंगे। मतलब सिंपली खाली फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकालो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें भूलना होगा। ठीक है, वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में काम आ सकती है लेकिन फिजिक्स में काम नहीं आएगी। चलिए, तो यहाँ पे ये हमारे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। एक फॉर्म और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके जनरल एक्सप्रेशंस में देखने को मिलता है, और वो है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अगला जो फॉर्म है वो है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो देखिए बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर है, पावर इवन है, तो ये इंश्योर कर रहा है कि y कभी नेगेटिव नहीं होगा, y कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो y पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, चाहे x की वैल्यू आप नेगेटिव लीजिए चाहे पॉजिटिव लीजिए, चाहे नेगेटिव वैल्यू ऑफ x रखो चाहे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x रखो, चाहे नेगेटिव वैल्यू ऑफ x रखो, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। दोबारा बता देता हूं, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जब भी बनाना होगा तो ये ऐसा बनेगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव लीजिए चाहे नेगेटिव लीजिए, पावर इवन होने की वजह से वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा और बिल्कुल सिमेट्रिकल बनेगा, जैसा इधर है वैसा इधर भी बनेगा। ठीक है,
ओके, अब आप कहोगे कि भाई ये वाला ग्राफ क्यों बताया, कहाँ यूज करेंगे इसका? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर एक मास है आपके पास m1 और दूसरा मास आपके पास क्या है m2 है, जिनके बीच का डिस्टेंस है r, तो इनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो क्या होता है, F इजिकल टू होता है g m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। ठीक है भाई, यही होता है। तो यहाँ पे अगर हम F वर्सेस R का ग्राफ बनाएं तो हम देख रहे हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर है, तो F वर्सेस R का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा, है कि नहीं है? बिल्कुल इसी को बता रहा है कि नहीं है? ये ग्राफ इसी से तो बना है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक आइडियाज थे हमारे पास और कुछ बेसिक ग्राफ थे जिनसे हम अपने फिजिक्स में जो एक्सप्रेशन है उनका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा।